अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा। 24 जनवरी 2024 का पाकिस्तान में आधा दिन गुजर चुका है। डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं। डेवलपमेंट्स वो भी हैं जो गुज़श्ता 24 घंटे में हुई हैं, डेवलपमेंट्स इस वक्त भी हो रही हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स रखना चाहता हूँ गुज़श्ता 24 घंटे की, जो हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन उनकी अहमियत को हो सकता है आपने मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया हो। ज़रा गौर इस चीज़ पे कीजिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तकरीबन तकरीबन ये डिक्लेयर कर दिया है कि 2018 के जो इंतखाबात हुए, जिसमें फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे अगस्त 2018 में, वो इंतखाबात ही मुझे लग रहा है कि सिरे से गलत हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि उस इंतखाबात के पूरे प्रोसेस को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट कैसे हुई? ये डेवलपमेंट इस तरह से हुई कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, कासिम सूरी साहब के एक अपील जो है, उसका केस उन्होंने खोल लिया है। आपको पता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो पुराने केसेस जो हैं, वो दूर-दूर से, मतलब पाताल से निकाल के ला रहे हैं और पुराने केसेस को वो सुन रहे हैं। उन्होंने जो लाइफ डिस्क्वालिफ़िकेशन का केस था, उसको भी खोला। उससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मामला सस्पेंडेड था, उसे भी उन्होंने खोला। फैज़ाबाद के धरने का जो पुराना केस था, उसे भी उन्होंने खोला। जस्टिस शौकत सदीकी का पता नहीं कैसे उन तक पहुँचा केस, लेकिन वो भी उन्होंने खोला। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत हुई थी, वो केस भी उन्होंने खोला। तो बहुत से पुराने केसेस जो हैं, वो खुल रहे हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लगता है किसी रिसर्चर की ड्यूटी लगाई हुई है कि कितने पुराने केसेस हैं, उनको निकाल के मेरे पास लेके आएँ। अब कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत उस वक़्त इख्तियार की जब उन्होंने मार्च और अप्रैल 2022 के अंदर उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसे उन्होंने उस वक़्त सस्पेंड कर दिया था। उसको उन्होंने उस असेंबली के सेशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद बाकायदा इलेक्शन का आपको पता है कि ऐलान कर दिया था प्रेज़िडेंट ने, वो सब मामला हुआ था। तो कासिम सूरी साहब की एक अपील थी, जो कासिम सूरी साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ लश्कर रईसानी साहब ने 2018 में उनका जो इंतखाब हुआ था बलूचिस्तान से, एनए 265 का, एनए 265 का, उस पे एतराज़ किया, उसे उन्होंने चैलेंज किया था। उसकी वजूहात क्या थी टेक्निकली मुझे याद नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में कासिम सूरी साहब के इंतखाब को कालअदम करार दिया और उसके बाद मेरे ख्याल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि वहाँ पर री इलेक्शन होना चाहिए। उस पे कासिम सूरी साहब ने नईम बुखारी साहब को उस वक़्त हायर किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने स्टे ऑर्डर माँगा, जो उन्हें मिल गया। और वो स्टे ऑर्डर उनको एक ऐसे बेंच ने दिया जैसे उमर अता बंदयाल साहब, जो उस वक़्त चीफ जस्टिस नहीं थे। ये बात है सितंबर 2019 की। वो बने थे चीफ जस्टिस कहीं जनवरी 2022 में। तो बहरहाल वो 3 मेंबर बेंच को उमर अता बंदयाल साहब हेड करते थे। उन्होंने कासिम सूरी साहब को एक स्टे ऑर्डर दे दिया, नईम बुखारी उनके वकील। अब वो केस जो है वो खुल गया है, अपील का केस जो है वो दोबारा खुल गया है। कासिम सूरी साहब ने तो 16 अप्रैल 2022 को असेंबली से रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद मेंबर नहीं रहे थे। उसके बाद मुख्तलिफ मुश्किलात में भी वो रहे। लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ये इंसिस्ट करते हैं कि ये अपील जिसमें स्टे ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस पे बाद में कोई प्रोसीडिंग क्यों नहीं हुई? इस पे खासी तगो-दो हो चुकी है, गुज़िश्ता 2 दिनों से ये अखबारात की ज़ीनत है। और उन्होंने नईम बुखारी साहब को ये कहा कि जब तुम्हें स्टे मिल गया था, आपको स्टे मिला था, तो आपने उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन थी। नईम बुखारी साहब ने उनको कहा कि मैं हाई कोर्ट में पता नहीं कितने बरस से, 30 बरस से सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट्स के लेवल में। ऐसा कब हुआ है कि किसी वकील को स्टे ऑर्डर मिल जाए किसी केस में और वो उसके बाद उसको रिलीफ मिल जाए स्टे ऑर्डर की शक्ल में, और वो खुद ज़ाती तौर पे जाके अदालत के दरवाजे खटखटाए और कहे कि जिसमें मुझे स्टे ऑर्डर मिला था, उस केस में मैंने फाइनलाइज़ेशन करनी है। उसपे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब बहुत बरहम हुए, बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम जो है, इसको फ़िक्स करने की ज़रूरत है, असर-ए-नौ इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि कासिम सूरी जो हैं, जितना भी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है, वो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जनाब कासिम सूरी साहब के ऊपर है। क्यों है? इसलिए कि कासिम सोरी साहब ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसकी मौजूदगी के अंदर उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने असेंबली के सेशन को खत्म कर दिया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने डिसमिस कर दिया था और यूँ वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ। अपना मोहतरम जनाब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब भूल ही गए कि 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने कासिम सूरी साहब के फैसले को उड़ा दिया था, जो एक लिहाज से बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। बिकॉज़ असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो कुछ भी होता है, उसे आइन की आर्टिकल 69 के तहत एक फायरवॉल है, यानी जुडिशरी के दरमियान में और लेजिस्लेशन के दरमियान में एक फायरवॉल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छलांग लगा के उस वक़्त कवर किया और वो लेजिस्लेशन के अंदर फ्लोर ऑफ असेंबली के मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है, वो घुस गई। बहरहाल इसको मारें गोली।
काजी फायजी साहब ने स्टेज के ऊपर ये कहा कि सारा का सारा मुझे लगता है कि जो इंतखाब हुआ है 2018 का, वो सारा का सारा फ्लॉड हुआ है, और मुझे इसको खोल के नए सिरे से हमें इसको रिव्यू जो है वो करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ये कहा है कि 2018 के इंतखाबात गलत हुए थे, उनको ज़बरदस्ती हराया गया था, आरटीएस का सिस्टम बंद करके उनको मतलब बंद कर दिया गया था, वो सब कुछ उनको हरा दिया गया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। इसका इख्तिताम उस वक़्त हुआ जब नईम बुखारी साहब, और आप वाकिफ़ हैं कि नईम बुखारी साहब जो हैं वो बहुत ही मासूमियत के साथ, बहुत ही एक स्माइल रखे चेहरे पे बात करते हैं। जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अपना पूरा लेक्चर दे बैठे 2018 के इंतखाबात के हवाले से, उसको रिव्यू करने के हवाले से, तो नईम बुखारी साहब ने, लोग बताते हैं कि बहुत ही मासूमियत से उनसे पूछा कि योर ऑनर, आप ये बता दें कि आप मुझसे नाराज़ हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम से आप नाराज़ हैं किसी वजह से? उसपे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं, ये सारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल उन्होंने उनको 3-4 हफ्ते दे दिए, और वो ग़ालिबन अब इलेक्शन के बाद जो है, इसकी अगली प्रोसीडिंग जो है होनी है। इस मौके पे मैं आपको याद करवाऊँगा कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट थी 2019 में, जिसने केस लाया था, रेफरेंस लाया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लाया था काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ। वो जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा और उनके जितने टॉप के कोलीग्स थे, उनके दरमियान एक कंसेंसस था, और ये बिल्कुल आप ऑलमोस्ट समझें कि मैं एक तरह से आई विटनेस हूँ इस चीज़ का, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता आपको। एक कंसेंसस था कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान की उस वक़्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उस वक़्त कम से कम 2019 में जब उन्होंने रेफरेंस लाया, जो नाकाम हो गया था जून 2020 में, तो उनका उस वक़्त बड़ा एक सॉलिड व्यू था ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च व्हिच दे हैड कंडक्टेड विदिन द जुडिशरी एंड विदिन देयर ओन सोर्सेज़। और वो समझते थे कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो स्टेबल नहीं है, वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, उनकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा हैजान है, उसमें ठहराव नहीं है, और इसलिए उनको, और इसी वजह से उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। बिकॉज़ अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी अहम, इतनी सेंसिटिव पोज़ीशन पे आएँगे, तो ना जाने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जब ये रेफ़रेंस आया, और फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो इस किस्म की फीलिंग भी पाई जाती है वकला के अंदर, जो आजकल बड़ी दबी हुई है। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ तो बिल्कुल नज़रअंदाज हो गई होगी। लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को बचाया नवाज़ शरीफ साहब ने, एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी बड़ी कोशिश की 2019 और 20 के दरमियान में कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। और नवाज़ शरीफ साहब ने बेसिकली तौर पे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को उन्होंने बेल आउट किया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, बहुत सी और जो वकला की तहरीकें थीं उनको इस्तेमाल किया, जिसमें इब्न हामिद खान साहब उनकी हिमायत में बहुत आए। और ये आम जो ज़राए से पता चलता है, एक एनालिसिस से पता चलता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ा खर्चा भी किया। आपको वकला की तहरीकों के अंदर, इन तंजीमों में बड़ा खर्चा करना पड़ता है, चीज़ें और मामला जो हैं वो सेटल करवाने के लिए। और ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नाकाम हो गई। फिर उसका सेकंड फेज़ वो है जहाँ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान में एक ट्राइपार्टाइट किस्म का एक सुलह हुई। आप उसको एग्रीमेंट कह सकते हैं, सुलह कह सकते हैं, डील कह सकते हैं, कुछ भी आप उसको कहना चाहें। जिसमें ये है कि अच्छा, वो डील की अहमियत ये है कि डॉक्टर फ़ारूक, क्योंकि आपको याद है कि एक ज़माने में रिव्यू फाइल हो रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के फ़ेवर में जो फ़ैसला दिया, 10 मेंबर के बेंच का फ़ैसला था, 10 जस्टिसेस का। उसके खिलाफ लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम, जिनकी काबिलियत पे आपको कोई शक और एतराज़ या कमी नहीं हो सकती, तो डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब ने एक बहुत ही भरपूर रिव्यू प्रिपेयर किया था। रिव्यू फाइल भी हुआ, लेकिन उस पे कभी प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, उस पे कभी प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुई कि एक दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गई, जिसमें गालिबन नवाज़ शरीफ साहब ने, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में एक उन्होंने ब्रिजेस ऑफ ट्रस्ट जो हैं, वो डेवलप की, और यूँ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो हैं, वो बन गए। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद माह में, सितंबर से लेके अब तक जो सब कुछ हुआ है, और अब हम खड़े हैं जनवरी के अंदर, सितंबर का आधा महीना कर लें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, साढ़े 3 महीने, और ये 15-20 दिन इसके डाल दें, तो 4 महीने के दरमियान में काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, और जिस तरह से उन्होंने जनवरी 13 तारीख का फ़ैसला किया है बल्ले को छीनने वाला, इसके बाद आज बहुत सी वकला की तहरीकें, बहुत सा मीडिया, बहुत से अखबारात के एडिटर, बहुत सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से व्लॉगर्स जो हैं, वो बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो इस्तदलाल था 2019 के अंदर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का, कि भई स्टेबल नहीं है, और मतलब उनमें एक हिजान है उनकी शख्सियत के अंदर, उनमें एक इमोशनल एबिलिटी है, उनके अंदर उस किस्म की पुख्तगी नहीं है, जिस किस्म की पुख्तगी जो है इतनी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन के ऊपर होनी चाहिए, वो ग़ालिबन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की
वो पोजीशन, और ये सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। अगर आपको कोई मेरी द ओनली थिंग विच आई एम एडिंग टू द होल थिंग इज दिस कि क्या उनका इंटरनल व्यू क्या था, उनका इंटरनल व्यू कम अज़ कम वो कहते जो है वो क्या थे उस वक्त, कि मैं उनका व्यू आपको दे रहा हूँ। लेकिन बाकी सब कुछ तो रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, अगर आप ज़रा सा भी जाके टाइप करेंगे, गूगल पे रिसर्च करेंगे, तो इसके हिसाब से सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स आपको आर्टिकल डॉन के, ट्रिब्यून के, मुख्तलिफ अखबारात के जो है आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो गालिबन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो एक फ़िक्र थी, उनकी जो परेशानी थी काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, वो कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं थी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। आज उसको लोग बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। अब ये अलमिया जो है पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का, एक इंतहाई इम्पोवरिश कंट्री, जिसके हर तरह के उसके चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, स्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। 20 करोड़ की आबादी है, 10 मिलियन का बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया भर में फैला हुआ एक डायस्पोरा है, जो नॉर्थ अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, लातीनी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, मशरक़ वस्ती में। इन सब की किस्मत देखें कितनी ख़राब है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो तीन अशखास जो इंतहाई ताकतवर हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, जो जब लोगों को मिलते हैं, सहाफ़ियों को, तो उनको कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इदारा हूँ, वो सभी ऐसा लगता है कि ज़हनी तौर पे खासे हिजान का शिकार हैं। और पाकिस्तान के लोगों की किस्मत है कि इस तरह की सिचुएशन में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। ये तो हो गया एक मतलब डेवलपमेंट। अब इसके साथ एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है कि ये भी डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको आखिर तक देखिएगा, बिकॉज मैंने आपको गरीदा फारूकी साहिबा का आज एक ट्वीट भी पढ़ के सुनाना है उर्दू का। और मैंने कामरान खान साहब का एक प्रोग्राम देखा, बहुत ही दिलचस्प, बहुत मैच्योर, बहुत सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन, जिसमें सुहेल वराइद साहब भी थे, एजाज सैयद साहब भी थे। ये अभी कुछ 6-7 घंटे पहले यूट्यूब पे अवेलेबल था, और कल रात की मेरा ख्याल है ये डिस्कशन है। और मैंने उसको ट्वीट भी किया है, और मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ। वहाँ डिस्कशन तो बड़ी सोबर थी, लेकिन सुहेल वड़ाइद साहब ने उसके आखिर में जो अपना एक एनालिसिस दिया पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, उसमें मुझे थोड़ा सा क्वालिफाइंग काउंटर एनालिसिस भी देना है, लेकिन उस पर तक हम पहुँचते हैं। जस्ट वेट फॉर दैट। ये जो पिछला दिन खत्म हुआ है, इसमें नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर के अंदर एक अपनी रैली निकाली। ये मानसहरा में मंडे को वो गए थे, जहां उन्होंने अपना चौथा जलसा किया था इलेक्शन कैंपेन का। याद रहे कि पहला जलसा ओकाड़ा में किया, दूसरा हाफिजाबाद में किया, तीसरा जलसा जो उन्होंने खानेवाल जंक्शन में किया, चौथा उन्होंने जलसा जो है नवाज शरीफ साहब ने मानसहरा में किया, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल था इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द क्राउड। मानसेरा का जो जलसा था, उसके बाद अच्छा, मानसेरा के जलसे में शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे। हालांकि पहले ऐलान था कि शहबाज शरीफ साहब भी वहां जाएंगे, बाद में तकरीर भी करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मानसेरा के जलसे में नहीं पहुंचे, और वो लाहौर के अपने ही हल्के NA 123 के अंदर मसरूफ रहे, तकरीरें करते रहे, लोगों को मिलते मिलते रहे। इस पर फिर मैं आता हूँ इसकी क्या अहमियत। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर के अंदर एक रैली निकाली। उस इलेक्शन का उनका गालिबन हल्का 100 NA 130 है, और NA 130 में उन्होंने ये पहली रैली निकाली। बहुत सालों के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस हल्के को विजिट किया। इस हल्के से नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्ट होते रहे। उनकी मरहुमा अहलिया जो हैं जनाब कलसूम नवाज साहिबा भी इस हल्के से खड़ी हुई थी। अच्छा, अब इस हल्के से ओल्ड टकसाली रोड से नवाज शरीफ साहब की रैली शुरू हुई, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कचहरी कोर्ट में जाके नवाज शरीफ साहब की रैली खत्म हुई। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि नवाज शरीफ साहब इस रैली के दरमियान में कहीं ना कहीं खड़े होकर लोगों से खिताब करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज अंदर से ही मतलब इस तरह से हाथ जो हैं वो हिलाते रहे। किसी भी जगह पे उन्होंने इस किस्म का कोई स्टॉप नहीं किया। एक जगह गालिबन उन्होंने नमक पारे खाने के लिए या समोसे खाने के लिए स्टॉप किया, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी उन्होंने कोई तकरीर नहीं की। सारा इलाका जो था उसको पुलिस ने इस तरह से उसकी हिफाजत की हुई थी, उसको साफ किया हुआ था, पुलिस के वार्डन लगे हुए थे। कैसा लग रहा था कि सरबराह मुमलिकत के प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर जो है, ये चीफ मिनिस्टर जो है कम से कम पंजाब का, वो वहां पे दौरे के ऊपर निकला हुआ है। अब जहन में ये रखिए कि ये वही हल्का है, नवाज शरीफ साहब जिस हल्के का दौरा कर रहे थे, जहां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ी हुई हैं, या खड़ी होने भी पता नहीं ठीक तरह से दी गई है कि नहीं, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ साहब का मुकाबला इस हल्के से कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब की कितनी एक इज्जत रह गई है अवाम की नज़र में, कि बहुत नवाज शरीफ साहब पुलिस की हिफाजत में सैकड़ों पुलिस की गाड़ियों और सैकड़ों पुलिस वालों के साथ, दर्जनों पुलिस के वार्डन्स के साथ अपने हल्के का दौरा कर रहे हैं। कहीं खड़े होकर नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर सके इस हल्के के अंदर। और उनकी जो मुखालिफ है डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो प्रोफेसर ऑफ गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स रही है फातिमा जना के अंदर, पता नहीं और लाहौर में किन किन कॉलेजेस में, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ रही है, और जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर रही है, जो कैंसर की पेशेंट है, वो कम से कम 6-7 महीने से, इफ नॉट मोर, यानी मेरा ख्याल है उनको मई से पकड़ा हुआ है, तो मई से लेके उनको कहने के 7 या 8 महीने से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को बार बार पकड़ लेते हैं, उनकी जमानत नहीं होती है। ठीक, ये हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के मुकाबले। ये जरा डेवलपमेंट देख लें आप।
अच्छा, इसी दूसरे साथ उनकी थी मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में सनम जावेद जो जेल में है, वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराना चाहती थी। लेकिन आप सुन चुके होंगे कि मरियम के बावजूद तमाम तर कोशिशों के सनम जावेद जो है उनके कागजात नामजदगी जो है उनके साइन उस पर नहीं हो सके, और मेरा ख्याल है उनके कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल नहीं हो सके। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की ओवरऑल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो है वो क्या है, बावजूद उसके कि सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा ढांचा, सारी पुलिस जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई है। और मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि डॉन का सर्वे, हालांकि डॉन कोई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो नहीं है, उन्होंने जो अपना सर्वे किया है उसमें पता चला है कि तहरीक इंसाफ, उनका अपना सर्वे रिवील करता है कि तहरीक इंसाफ को 70% के अप्रोक्सीमेटली 67% से ज्यादा, और अंदाजन आप कह सकते हैं कि 70% सपोर्ट इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से ये सर्वे था। और वहां पर नवाज शरीफ साहब की जमात को सिर्फ 16% जो है वो सपोर्ट हासिल है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके साथ की डेवलपमेंट है जो कल बड़ी विजिबल होकर सामने आई। मैंने जैसे कि जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको पहुंचना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मानसेरा में तकरीर करने के लिए नहीं पहुंच सके, वो लाहौर में ही मसरूफ थे। जो अब तक 4 इंतखाबी कैंपेन के बड़े जलसे किए हैं जब से कैंपेन किक स्टार्ट हुई है, पहला उकाड़ा का, दूसरा हाफिजाबाद का। उकाड़ा में सिर्फ मरियम थी, हाफिजाबाद में नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया, खानेवाल में फिर सिर्फ मरियम थी, उसके बाद मानसेरा में उनके साथ मरियम भी थी और नवाज शरीफ साहब भी। इन चारों जलसों में शहबाज शरीफ साहब को और हमजा को बोलने का मौका, ये तकरीर करने का मौका नहीं मिला। इस हद तक शहबाज शरीफ और मरियम और हमजा जो हैं वो बैक स्टेज पे पहुंचा चुके हैं। हालांकि अब से सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक एक कंसेंसस ये था कि जब फाइनली डस्ट सेटल होगी तो शहबाज शरीफ साहब चूंकि कंसेंसस कैंडिडेट हैं एस्टैब्लिशमेंट के, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बनेंगे, बिकॉज उन्होंने साबित कर दिया कि उनसे बेहतर, उनसे लॉयल, उनसे ओबीडियंट जो है अनचैलेंजिंग कोई कैरेक्टर या कैंडिडेट जो है वो नहीं हो सकता। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ अपने हल्के में हैं। हमजा को कोई प्रॉमिनेंस नहीं मिल रही। जराए ये भी बताते हैं कि टिकट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, जलसों के जो मामलात हैं, टिकट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन तमाम मामलात को जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, और उसमें हमजा शहबाज का कोई अमल दखल नहीं है। और उनके बारे में अब ये है कि चूंकि वो जुलाई 2022 के अंदर परवेज इलाही साहब ने जब पीटीआई की बैकिंग से अपना इलेक्शन जीता था पंजाब में, तो चूंकि उसमें उसके वक्त हमजा जो है उनकी लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी, वो नहीं जीत सके थे, जीतना मुमकिन ही नहीं था उनके लिए। मरियम भी होती तो कुछ ना कर सकती। तो बहरहाल उसके बाद से उनकी अहमियत खत्म हो चुकी है। और इस वक्त शहबाज और उनके बेटे हमजा जो हैं वो बिल्कुल उनको पीछे कर दिया गया है, और सारी की सारी अहमियत जो है इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज की। ये एक डेवलपमेंट है। अच्छा, इस डेवलपमेंट को जहन में रखते हुए मैं आगे चलता हूँ। मैंने मैं अब आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्क्रीन शेयरिंग में आपको करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है जो अब से कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 घंटे पहले पोस्ट हुई है, तो 6 घंटे कह रहे हैं, कई दफा यूट्यूब सही टाइम नहीं दिखाता। ये कामरान खान साहब की डिस्कशन है जिसमें सुहेल वड़ाइच साहब उनके साथ हैं, उसके साथ एजाज सैयद साहब भी हैं जो जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। और ये जो डिस्कशन है बहुत सोबर डिस्कशन थी, बड़ी मेच्योर डिस्कशन थी, बड़ी रियलिस्टिक ये डिस्कशन थी, जो इस चीज़ से शुरू होती है कि जो इंतखाबात हमारे सामने हो रहे हैं ये किस तरह के इंतखाबात हैं, और तहरीक इंसाफ इंतखाबात में किस तरह से फाइट करेगी जब उसके पास बल्ले का निशान नहीं है। बल्ले का निशान ना होने की वजह से उसके लिए किस किस्म की पेचीदगियाँ और किस किस्म के मसाइल जो हैं वो खड़े हो गए। अच्छा, बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि एक साहब ने मुझे, जो मेरे प्रोग्राम को बहुत देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरा हर प्रोग्राम, हर वीलॉग को देखते हैं, उन्होंने मुझे लंदन से मेरे से बात की, एक और उनके कज़न के दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बात करवाई। तो वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपकी 2-3 चीज़ें जो बहुत सी गलत हो गई हैं, उसमें एक ईरान वाला था कि पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक नहीं करेगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने माना कि मेरा ये असेसमेंट थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बगैर काउंटर स्ट्राइक की समझौता हो जाएगा। आफ्टर जलील अब्बास जिलानी के और अमीर हुसैन अब्दुल्हिया के दरमियान जो बातचीत हो गई थी कंपाला में, युगंडा में। लेकिन उन्होंने कहा जी आपने मुसलसल आप ये कहते रहे कि बल्ला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले की जगह कोई और निशान मिल जाता, प्याला, डंडा वंडा, तो भी उसका चल जाता, और तो आपने ये बात गलत समझी। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं देखें, बावजूद उसके कि आप मेरे सारे प्रोग्राम देखते रहे हैं, उसके बावजूद आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है कि मैं मुझे कभी भी यानी मैं हमेशा, मैं तो उस सबसे ज़्यादा आगे आगे था जिसने ये बताया कि ये मसला बल्ले के निशान का नहीं है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना हो तो आप उसको फुटबॉल का निशान दे दें, उसको खोता दे दें, घोड़ा दे दें, छकड़ा दे दें, टांगा दे दें, लालटेन दे दें, तो उसका गुजारा हो जाएगा। वो 3 दिनों में सारे पाकिस्तान को बता देंगे अपने सोशल मीडिया के लिंकेजेस की वजह से, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त डेडिकेटेड टीम्स हैं, कि उनके पास कौन सा निशान है। मसला ये कभी भी नहीं था। अच्छा, मुझे हैरानगी ये हुई कि, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि
बावजूद उसके कि वो साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे सारे ही प्रोग्राम देखते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस पॉइंट को मिस कर दिया, हालांकि मैंने मेरे ख्याल 1 दर्जन प्रोग्राम किए बल्ले के हवाले से, कि मुझे कभी भी इस पे कोई ज़रा भर भी शक नहीं था। मेरा तो इस्तदलाल शुरू से ये था कि चूंकि इलेक्शन ही को नहीं माना जा रहा, तो तहरीक इंसाफ को और आप में से जो लोग फॉलो करते हैं, बाकी आपको एहसास होगा कि बल्ला मेरे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि तहरीक इंसाफ को एक सियासी इकाई और पॉलिटिकल एंटिटी की हैसियत से इलेक्शन में जाने से रोका जा रहा है। और अगर उनके पास निशान नहीं होगा, अगर उनके पास प्याला होता, खोता होता, कुछ भी होता, गधे का निशान होता, छकड़ा भी होता, बंदूक होती, कुछ भी होता, कलम होता, तो वो निशान होता, वो निशान के जरिए फिर वो पॉलिटिकल पार्टी होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने बड़ी मुनाफकत की जब वो कहते हैं कि जी पहले भी लोगों का इलेक्टोरल सिंबल छीना गया था। फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तलवार का निशान था, उसे जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन कमीशन के जो इशू निशान होते हैं उनमें से निकाल दिया था। वहां पर बहुत बड़ी लोगों को ये बड़ी मुनाफकत है ये मीडिया के अंदर। अगर उनको तलवार का निशान निकाल दिया गया था, तलवार का निशान लिस्ट से निकाल दिया गया था, तो उनको तीर मिल गया। जब उनको एक निशान मिल गया तो वो एक सियासी इकाई की हैसियत से इलेक्शन में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये 1985 के बाद की बात है, क्योंकि 1985 पे पार्टी बेस इलेक्शन थे, तो उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वहां तो कोई मसला है नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है। तहरीक इंसाफ को तो एक सियासी इकाई, यही कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात होती रही, और बहुत खुल के इस पे बात हुई, बहुत ही रियलिस्टिक डिस्कशन थी, जिसमें एजाज सैयद साहब ऑल्सो गिव अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत ही लॉजिकल उनके आर्गुमेंट्स थे, और इन तीनों के दरमियान डिस्कशन हुई कि जिस तरह से चैलेंज खड़ा किया गया है तहरीक इंसाफ के लिए, उसका निशान छीन के, कि किस तरह उनको अब लोगों को समझाना है कि एमएनए का निशान अलग है, दोनों एमपीए के निशान अलग हैं। बहुत से लोग खड़े वहाँ प्रिटेंड करेंगे कि मेरे पास एक्चुअल लेजिटिमेसी है तहरीक इंसाफ की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को खड़ा करने के बावजूद जो सोशल मीडिया के जरिए तहरीक इंसाफ अपनी कम्युनिकेशन करना चाह रही है, उसका भी रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया जो है वो सरगर्म अमल है। फॉर इंस्टेंस आप देख लें कि जब इमरान खान ने कहा कि संडे को लोग निकलें, और बिल्कुल जेन्युइन कहा कि इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलें 10 दिन पहले, तो भी इंतजामिया ने पूरे पंजाब के अंदर दफा 144 जो है वो लगा दिए। तो ये एक बड़ी सोबर डिस्कशन है, ये बहुत लंबी भी नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। इस डिस्कशन के आखिर में सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ वाले कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और इदारे बड़े ताकतवर हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और इदारे जो हैं वो मार पीट के और सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती ठीक कर लेंगे। बहुत रियलिस्टिक है, बहुत चिलिंग है, बड़ा सिनिकल किस्म का व्यू है। सब कुछ ठीक कर लेंगे, और जो कुछ भी हुआ है, सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं, तालिबान ने बड़ी शोरश की, तहरीक इंसाफ ने 9 मई उन्होंने तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया। हालांकि मेरा तो व्यू ये है कि 9 मई वो टोटल नाटक जो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद प्ले किया। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या प्ले किया, चंद चंद अशखास ने वो प्ले किया, लेकिन सब चीज़ों को वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ये वो चीज़ है जिससे मुझे बड़ा एतराज़ है, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसको देखिए गौर से। इस्टेब्लिशमेंट का जो डॉक्ट्रिन था जनरल कियानी साहब के ज़माने से, वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे चीज़ों को पीछे से मैनेज करना है। और जनरल कियानी ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी डेवलप की थी कि इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को मैनेज करे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट पे ना आए। सो मच हो कि मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या इसके हवाले से शेयर कर सकता हूँ, कि कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात, अभी उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, और 2013 के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले कोई एक्सरसाइज हुई मिलिट्री की बहुत बड़ी, जिसके बाद मंगला कोर 1 जहाँ पे है, मंगला कैंटोनमेंट, वहाँ के आई विटनेस अकाउंट जो थे, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। तो वहाँ पर जनरल कियानी एज आर्मी चीफ मौजूद थे, उस वक्त जनरल राहील शरीफ भी थे, जनरल तारिक खान भी थे, कुछ और भी जनरल्स थे। उस डिनर पोस्ट मीटिंग में जहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त के आर्मी चीफ भी थे, और पोटेंशली ऐसे 2 जनरल और थे जिनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन सकता था। जनरल तारिक खान वहाँ पे थे, जनरल राहील शरीफ वहाँ पे थे, फिर बाद में राहील शरीफ, आपको पता है कि आई थिंक नवंबर में या अक्टूबर 2013 में राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। वहाँ पे किसी ने ये प्रपोज किया, किसी ने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरह से खिंचाई है, और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर शो की है, और उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया और उनको चलाया मोहरे के तौर पे, तो लगता ही है कि सिस्टम चल नहीं सकेगा, और हमें आके इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, यानी मिलिट्री को फ्रंट से आके इंटरवीन करना पड़ेगा। तो पहले कयानी साहब ने बहुत गौर से इसको सुना, फिर उन्होंने उंगली उठा के कहा कि ना 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 ना, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, और ये जो सिविलियन सिस्टम और डेमोक्रेसी है, इसको चलना चाहिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ठीक कर रही है। राहील शरीफ साहब ने भी उनसे इतफाक किया, और बाद में 1-2 और जनरल साहिबान ने भी उनसे इतफाक किया।
ये बात हो सकता है नवाज शरीफ साहब के कानों में भी पहुंची हो। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो थिंकिंग थी प्रिडोमिनेंट वो ये थी। वो थिंकिंग क्या थी? वो थिंकिंग ये थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिबल पॉलिटिकल प्लेयर्स चाहिए एज पार्टनर्स, जो फ्रंट पे गवर्नमेंट कर सकें, जिससे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया के सामने एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी मिलती है, उसको एक लेवरेजिंग मिलती है, उसको एक डेप्थ मिलती है, और उसकी ताकत जो है वो जायल नहीं होती। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, जैसा कि अब सूरत हाल खड़ी हो गई है, जो कि सोहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल को चलाते रहेंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो सियासत का तमाम तर महवर है, उसका जो पूरा ढांचा है, उस पर अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल है और सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी इकाई वही है। लेकिन अगर आप एक ऐसा ढांचा खड़ा कर, यहीं पे सारा प्रॉब्लम है जिसको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि मैं इसमें समझा सकूं। अगर आप एक ऐसी यानी आपके पास एक क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टनर है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम आसान हो जाता है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उस क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टनर को खड़ा रखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। जिस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जो कि कामरान खान साहब ने, सुहेल वड़ाइच साहब ने, एजाज सैयद ने बहुत अच्छी उसकी डायसेक्शन की, इन इंतखाबात के नतीजे में जो फ्रंट पे ढांचा खड़ा होगा, वो ढांचा इतना कमजोर होगा कि उधर हकीकत, यानी सारी कोशिश तो ये है ना कि आप एक क्रेडिबल पार्टनर पॉलिटिकल ले आए, लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना गंदा हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, इतना खराब हो चुका है, इतना नंगा हो गया है कि इसके नतीजे में जो सियासी ढांचा खड़ा होगा, इस पूरे मदर ऑफ ऑल फ्रॉड्स के नतीजे में, ये मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस के नतीजे में, उसकी जो लेजिटिमेसी होगी आवाम की नजरों में, वो इतनी कम होगी कि वो ढांचा बहुत देर चल ही नहीं सकेगा। दिस इज व्हाट माई पॉइंट है। ढांचा तो खड़ा कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को मार पीट के चुप्पी करवा लेंगे, डब्बे भी भर देंगे, आरटीएस का भी ड्रामा कर लेंगे, इंटरनेट भी बंद कर देंगे, 7 फरवरी से इंटरनेट बंद कर देंगे, 6 से ही हो सकता है बंद कर लें, पहले ही उन्होंने कह दिया है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने तो नया सॉफ्टवेयर लगाया, दरम्यान में मसले होते रहेंगे, शॉक मछलियां हमारे केबल को खा जाती हैं, वो तो सारी तैयारी उन्होंने की हुई है, दफा 144 भी लगा ली है। मेरा इस्तदलाल ये है, और दिस इज माई क्वेश्चन टू, आई मीन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोहेल वड़ाइच साहब, बिकॉज सोहेल वड़ाइच साहब एक से ज़्यादा किताब के ऑथर हैं, बहुत ही मुनासिब बात करते हैं, इस पूरी डिस्कशन में भी बड़ी मुदल्लल उन्होंने बातें की, एंड आई हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर कामरान खान। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में 2002 से जब से कामरान खान साहब इसकी स्क्रीन पर नमदार हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा किसी ने अपने आप को मसलसल डेकोरम के साथ, कोई भी और ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जितने इतनी कंसिस्टेंटली उसने अपना एक क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया। वो एतराज़ात बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन कामरान खान साहब ने बड़े ग्रेस से अपने आप को कंडक्ट किया। और एजाज सईद के आर्गुमेंट्स, आई वाज वेरी इंप्रेस, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम माने या ना माने, लेकिन जब हम सड़क पे जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एजाज सईद साहब ने। एजाज सईद साहब ने कहा कि हम जब बाज़ारों में जाते हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, तो पहले लोग बात किया करते थे कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, हमें कोई गैस का मसला चाहिए, हमें सड़क ठीक करवानी है, हमें सीवेज का मसला है, हमें डिस्पेंसरी चाहिए। इस दफ़ा लोग इस किस्म के मुतालबात हैं ही नहीं उनके। इस दफ़ा वो कन्विंस्ड हैं कि हमें इमरान खान को वोट देना है, हमारा लीडर इमरान खान है, और वो एक इमोशनल आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टुकड़ा आप जरूर देखें। लेकिन बावजूद इस सोबर डिस्कशन के, जो रियल चीज़ है कि फ्यूचर के बारे में इतने समझदार और इंटेलिजेंट लोगों को कोई व्यू नहीं है। जिस किस्म के ड्रामे से ये इलेक्शन करवाया जा रहा है, जिसकी कोई सिलेक्शन करवाई जा रही है, मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची, बिल्कुल बिल्कुल नंगा फटा हुआ, ये कहते हैं ना कि बिल्कुल तार तार हो चुका है ये दामन, ये मतलब ये तो इतना यानी एक्सपोज हो गया है सारा प्रोसेस। इसके नतीजे में ये नवाज शरीफ को अगर पावर देंगे, ये किसी को भी पावर देंगे, उस बेचारे की क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी, जब सब सारी दुनिया को पता है कि ये प्रोसेस जो है वो एसेंशियली फ्लॉड है। ठीक, अब इसकी लास्ट आप एग्जांपल देख लें। अगर ये चीजें इसी किस्म की होती तो मैं आपको ट्वीट गरीदा फारूकी साहब का पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आप मतलब जो है ना, उसके बाद आप फैसला करें। और उस ट्वीट पे, ये हम इसको बंद कर देते हैं, और ये गरीदा फारूकी साहबा का ट्वीट आ गया। ले जी, गरीदा फारूकी साहबा मेरी कुलीग हैं, मेरे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, बाकी लोग फजूल बातें करते रहते हैं। ये ट्वीट करती हैं, आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लाहौर में दर्जन भर यूनिवर्सिटियों के तुलबा और उस्तादजा से खिताब किया। तकरीबन 350 तुलबा ने लाहौर पंजाब की आला यूनिवर्सिटियों बशमूल पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UMT यूनिवर्सिटी लाहौर, UET यूनिवर्सिटी ऑफ एरर एंड टेरर्स, लम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स वगैरह से हिस्सा लिया। आई एम सॉरी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है इसका असल नाम। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने सियासी और अच्छा, बहुत अच्छा कोई बंदा रखा हुआ है गरीदा फारूकी की, या तो उर्दू खुद बहुत अच्छी है, या गरीदा फारूकी साहब ने कोई असिस्टेंट रखा हुआ है जिसकी उर्दू बहुत अच्छी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने
सियासी और इक्तसादी सूरत हाल, अंदरूनी इस्तेहकाम, इलाकाई सलामती, यूथ का पाकिस्तान की आबादी में बेहतरीन तनासुब, समुंदर पार पाकिस्तानियों की अहमियत और किरदार, तनों में एहतियात, मजहबी फिरका वाराना नस्ली और लसानी पर रोशनी डाले। ये पाकिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ है, ISI का। यही पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर या प्राइम मिनिस्टर है। बहरहाल DGISI का तलबा उस्ताद के साथ ये कामयाब और बेहतरीन इंटरैक्टिव सेशन यानी तजर्बा गैरिसन ऑडिटोरियम लाहौर में हुआ। माशाल्लाह, गैरिसन ऑडिटोरियम का भी ये काम रह गया। DGISI की मुख्तसर बातचीत के बाद तलबा ने तकरीबन 50 सवाल पूछे। 49 नहीं पूछे, 45 नहीं पूछे, 51 नहीं पूछे, 52 नहीं पूछे, पूरे 50 सवाल तलबा ने पूछे। क्योंकि ज़ाहिर है फौज में पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 होते हैं, तो 50 ही उनको दिए होंगे। हर तरह का सवाल पूछा गया। हर तरह का पूछा गया। क्या पूछा उनसे कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो सकी, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसका कोई कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो सकी, वगैरह वगैरह। और रजीम चेंज ऑपरेशन में कोई साइफर के बारे में सवाल पूछा। बहरहाल हॉल में मौजूद तलबा ने तकरीबन हर सवाल पर पूछने वाले या उनसे पूछा कि आपको एक्सटेंशन कैसे मिल गई ये सौदे में, और कितने अरसे तक आपको एक्सटेंशन मिली है। हॉल में मौजूद तलबा ने तकरीबन हर सवाल पूछने वाले को दाद दी, हर सवाल पर पूछने वाले को दाद दी, जाहिर है। और तकरीबन हर जवाब पर भी खूब तालियां बजाई। कोई ऑप्शन उनके पास थी नहीं, इसीलिए उनको लाया गया था। ताहम ये बात कतई गलत है। अब आई असल चीज। ताहम ये बात कतई गलत है कि हॉल में वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे। DGISI ने सवाल पूछने वालों को ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि बड़े मुदल्लल तरीके से जवाब भी दिए। एक सवाल के जवाब में DGISI ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कश्मीर के मसले के पायदार हल के बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। मगरबी सरहद पर लगने वाली बाढ़ के बारे में सवाल के जवाब में DGISI ने कहा कि बाढ़ रेगुलेशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए अहम है। गैर कानूनी सेक्टर स्पेक्ट्रम बशमूल स्मगलिंग के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग को ऑफिशियल गेट्स तक महदूद कर दिया गया है। इसका ये मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग इसकी हो गई। इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ है, ये सारी डिटेल आप देख रहे हैं और भी व्लॉगर लगे हुए हैं। किसी ने ये बुनियादी सवाल नहीं उठाया, जिसलिए मैंने सारी तमहीद बांधी थी। किसी ने ये बुनियादी सवाल नहीं उठाया कि ये कब हुआ है इस मुल्क की 75 बरस की तारीख में कि एक सर्विंग DGISI, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तुलबा और उस्तादा के साथ एक गैरिजन में उन्हें इकट्ठा करके खिताब करता चला जाए। यही वो कमजोरी है, यही वो परेशानी है, यही वो फिक्र है रीच आउट करने की, यही वो धड़का लगा हुआ है जिसका मैं कह रहा हूँ कि ये वो हालात वो नहीं है जो सुहेल वड़ाइल सब समझ रहे हैं। चीज़ें खासी खराब हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है, अभी इतना ही। थैंक यू।